सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है मित्रों। संविधान की क्लास में हम आज करने वाले हैं राज्यसभा की शक्तियों के विषय में। आपको मित्रों पेन और पेंसिल लेकर बैठना है और इन चीज़ों को नोट डाउन करना है ठीक से। तो आइए शुरुआत करते हैं राज्यसभा की शक्तियों के विषय में। देखिए राज्यसभा की शक्तियों के विषय में हेडिंग मैंने ऊपर डाल रखा है और यहाँ पर राज्यसभा की शक्तियों को किन हेडिंग्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं ये बोर्ड पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए पहले दिया है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों का मतलब है राज्यसभा की ऐसी शक्तियाँ जो कानून बनाने के बारे में है, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और लोकसभा से उसकी क्या तुलना की जा सकती है। राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां अर्थात धन से संबंधित जो विधेयक होगा उसमें राज्यसभा कौन से निर्णय ले सकती है। संविधान संशोधन के विषय में राज्यसभा को क्या अधिकार है। आपातकाल की शक्ति क्या होती है राज्यसभा की, जब आपातकाल लग रहे हो तो राज्यसभा में किस प्रकार से उसका योगदान होगा। अन्य शक्तियां क्या हैं और अनुच्छेद 249 तथा 312 के बारे में बात करेंगे। ये राज्यसभा के केवल राज्यसभा के बारे में है और राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है। तो पहली बात पर आते हैं, आपको ये समझ लेना है दो प्रकार के विधेयक होते हैं। कैसे समझना है, दो प्रकार के विधेयक होते हैं। एक विधेयक होते हैं वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक का मतलब होता है धन से संबंधित विधेयक और दूसरे होते हैं अवित्तीय विधेयक। अवित्तीय विधेयक। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं अवित्तीय विधेयक के विषय में। लोकसभा राज्यसभा को कौन कौन से अधिकार है। देखिए अवित्तीय विधेयक के विषय में राज्यसभा उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की लोकसभा शक्तिशाली है। अर्थात राज्यसभा लोकसभा का एक सहयोगी सदन के रूप में काम करती है। जो जिस प्रक्रिया के तहत अवित्तीय विधेयक लोकसभा से पास होगा उसी प्रक्रिया के तहत अवित्तीय विधेयक राज्यसभा से पास होगा। आप अवित्तीय विधेयक को कह सकते हैं सामान्य विधेयक भी कह सकते हैं। तो ये दोनों सदनों से अवित्तीय विधेयक अलग अलग पास होता है। तो याद रखना है, मैं लिख देता हूं अवित्तीय विधेयक, ठीक है, अलग अलग पास होता है। लोकसभा से अलग और राज्यसभा से अलग अलग पास किया जाएगा। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा लगभग समान शक्तिशाली हैं। दूसरी बात आपको एक बात समझ लेनी, व्यवहारगत बात यह है कि मुख्य विधेयक साधारणतया सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। ये मैं संविधान से हटके आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, इसका कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यदि किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बनी है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। तो पहली बात तो संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। दूसरी बात जो स्पेशल है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये समझ लेना है और आपको लिख लेना है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो जिन भी छात्रों ने संविधान पहले पढ़ रखा है वो वीडियो को यहीं पर पॉज करें और सबसे पहले आप लोकसभा के अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख है, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है या लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। यदि निर्वाचन होता है तो कौन करता है और यदि नियुक्ति होती है तो कौन करता है, इसका उत्तर मुझे लिख के भेजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन छात्र पीछे से पहली चीज़ों को कर रहे हैं और पुरानी चीज़ें याद हैं। यदि आप नए हैं तो आप यहीं से भी इनके नोट्स बनाना शुरू कर देना, माइन्यूटली इन डिटेल्स को नोट करना भी शुरू कर देना। तो अब यहाँ पर राष्ट्रपति बुलाते हैं, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बाकी संविधान संशोधन के विषय में मैं पहले बता चुका हूँ, हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। अगली बात देखिए राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्ति के बारे में आपको पहले समझ लेना है, सबसे पहले समझ लेना है कि वित्तीय शक्तियाँ वित्तीय विधेयक। पहली बात अनुच्छेद 110 में परिभाषा है। परिभाषा का तात्पर्य है
कि वित्तीय विधेयक क्या होता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 109 में है वित्तीय विधेयक पास होने की प्रक्रिया। तो इसका तात्पर्य हुआ कि इसको संसद में किस तरीके से पास किया जाएगा वित्तीय विधेयक को, यह प्रक्रिया दे रखी है अनुच्छेद 109 के अंतर्गत। तो क्या दिया है अनुच्छेद 109 में, क्या दिया है? पहली बात अनुच्छेद 109 में दिया है धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। जब लोकसभा में पेश होगा उसके बाद जब लोकसभा इसे पास कर देगी तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा। दूसरी बात है राज्यसभा इस पर केवल कोई सिफारिश दे सकती है और कोई अधिकार राज्यसभा को नहीं है, सिफारिश दे सकती है। और उस सिफारिश को लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा का निजी अधिकार होगा, अर्थात राज्यसभा की राय ना भी मानी जाएगी, मानी भी जा सकती है। इसलिए राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार लोकसभा वित्तीय विधेयक के विषय में नहीं है, अर्थात वित्तीय विधेयक पर लोकसभा को ज़्यादा कमजोर बनाया गया है हमारे यहाँ पर। तीसरी बात, राज्यसभा वित्तीय विधेयक को कितने दिन अपने पास रोक सकती है? तो तीसरी बात है केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यदि 14 दिन के भीतर राज्यसभा ने इसे नहीं लौटाया तो इसे पास मान लिया जाएगा। खत्म बात, वित्तीय विधेयक की बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की संविधान संशोधन की शक्तियां। तो राष्ट्रपति के संविधान संशोधन की शक्तियां अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और संविधान संशोधन के विषय में लोकसभा एवं राज्यसभा समान अधिकार रखती हैं, दोनों के अधिकार समान हैं। अर्थात संविधान संशोधन लोकसभा से अलग पास होगा और राज्यसभा से अलग पास होगा। इसका मतलब दोनों से अलग अलग पास होगा। एक और बात है कि इसमें संविधान संशोधन के विषय में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो आप ये समझ लीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, दोनों अलग अलग पास करते हैं। तो एक बार फिर आपके लिए प्रश्न आ गया कि जो भी लोग पढ़ रहे हैं पहले से वो लोग मुझे बताइए 368 के तहत संविधान संशोधन वाला जो बिल है वो कैसे कैसे पास किया जाता है। अब हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। यहाँ पे आपको एक बात समझना होगा, आपातकालीन शक्तियाँ। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ पहले, आपातकालीन शक्ति के विषय में राज्यसभा को कौन से अधिकार हैं। देखिए, 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है हमारे संविधान में। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360। ये जो है इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, इसे कहते हैं वित्तीय आपात। तो यहाँ है राष्ट्रीय आपात, यहाँ है वित्तीय आपात और यहाँ पर है राष्ट्रपति शासन और यहाँ पर है वित्तीय आपात का उल्लेख, वित्तीय आपात। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात, और यहाँ पर है वित्तीय आपात। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद
सिफारिश करती है या राष्ट्रपति को आदेश देती है, ये कह सकते हैं, राष्ट्रपति से कहती है, और राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के आपात की घोषणा करते हैं। तो यहाँ पे शब्द आया मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के विषय में आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मंत्रिपरिषद की एक अलग वीडियो है। जिन भी छात्रों ने पहले मंत्रिपरिषद पढ़ रखा है वो प्लीज़ कृपया करके नीचे कमेंट में लिखकर मुझे भेजें कि मंत्रिपरिषद कौन से अनुच्छेद में है, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, और फिर पॉज करके लिखें और फिर मुझे भेजें ये, तब अपना काम स्टार्ट करें। देखिए, तो जब राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो वह आपातकाल लग जाता है, लेकिन आपातकाल को संसद की भी मंजूरी चाहिए, और संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति होते हैं। तो अब मंजूरी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। तो अगर संसद की मंजूरी, संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी यदि नहीं मिलेगी तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसमें अवधियों का उल्लेख है कि राष्ट्रीय आपात के लिए एक माह के अंदर अनुमति मिलनी चाहिए, लोकसभा तथा राज्यसभा की सहमति मिलनी चाहिए, और यहाँ 2 माह के अंदर सहमति मिलनी चाहिए, और इसमें भी 2 माह के अंदर सहमति मिलनी चाहिए। यदि इतने समय में संसद की सहमति नहीं मिली तो यह समाप्त हो जाएगा, और लोकसभा की अलग सहमति चाहिए तथा राज्यसभा की अलग सहमति चाहिए। तो आपातकाल के इस समय एक और प्रश्न पूछा गया है कि यदि इस समय लोकसभा भंग है और आपातकाल के लिए अनुमति लेनी है, तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो यदि लोकसभा भंग है और राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का आपातकाल लगा है और अनुमति चाहिए, तो केवल राज्यसभा की अनुमति से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा भंग है और आपातकाल लग जाएगा। बात खत्म, आगे बात करते हैं। यहाँ तक की बातें खत्म हो गई आपातकालीन शक्तियाँ। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के विषय में। देखिए, एक बात है चुनाव, कि राज्यसभा के सदस्य किस किस के चुनाव में भाग लेते हैं। तो चुनाव में भाग लेना, तो नाम पहली बात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्य, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 2 बात होगी। एक बात कि ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया में भी राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगे तो उसमें राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। दूसरी बात, एक और बात है कि यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज को पद से हटाना है तो उसके हटाने की प्रक्रिया में भी राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जज को यदि हटाना है तो उस जज के हटाने की प्रक्रिया में भी राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। और बात देखिए, यदि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव पहले, या इस उपराष्ट्रपति को हटाने की जो पहल है वह केवल राज्यसभा में ही शुरू की जाती है। जब ये प्रस्ताव राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा के पास सहमति के लिए जाता है। केवल यदि लोकसभा उस पर अपनी सहमति दे देती है
तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी बातें। अब अगली चीज आती है अन्य शक्तियां हो गई। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 249 और 312 की। देखिए अनुच्छेद 249 के बारे में करने से पहले आपको एक चीज सीखनी है, एक चीज समझनी है। अनुसूची संख्या 7, अनुसूची संख्या 7 में 3 सूचियां दी हुई हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो संघ सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें दिए गए विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार। इनमें दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है तथा राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो नए बच्चे ये समझ लेना। तो अब बात हम लोग करते हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यहाँ पर राज्य सरकार कानून बनाती है, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। यहाँ पर आप समझ लेना कि अनुच्छेद 249 में ये दिया गया है कि यदि ऐसा मानती है तो राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। तो राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। याद रखना है अनुच्छेद 249 के तहत यह राज्यसभा का विशेष अधिकार है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा कि वह विषय जब राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित हो जाएगा तो उस पर अब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। बात यहाँ तक खत्म हो गई। थोड़ी सी बातें और जान लीजिएगा कि जब केंद्र सरकार कानून बना देगी तो वह कानून केवल 1 साल तक प्रभाव में रहेगा। दोबारा से समझिए, कोई भी विषय राज्य सूची राष्ट्रीय महत्व का विषय केवल 1 साल तक रह सकता है। वह 1 साल तक फिर राज्य सूची का विषय आ जाएगा। 1 साल के बाद फिर से राज्यसभा को उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना होगा। और याद रखना है, इसके लिए राज्यसभा को अपने 2/3 बहुमत से बिल पास करना होगा, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। बात खत्म, क्लियर। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। ये खत्म हो गई हमारी बात। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 312। वेरी सिंपल, अनुच्छेद 312 की हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 312, तो अनुच्छेद 312 में किया गया है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्यसभा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ये केवल राज्यसभा का ही अधिकार है, राज्यसभा का ये विशेष अधिकार है। यह काम केवल राज्यसभा ही कर सकती है। मित्रों, इस प्रकार राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हमारी सारी चीज़ें आज की क्लास में खत्म हो गई। मित्रों, मैं आपको विजेता कहता हूँ। विजेता इसलिए कहता हूँ कि मुझे लगता है एक दिन हर बंदे को, हर बच्चे को जीतना है, उसका जीवन सफल होगा। आप अपने आप को विजेता मानें और विजेताओं की तरह पढ़ें, विजेताओं की तरह खेलें, विजेताओं की तरह बात करें, विजेताओं की तरह बैठें, विजेताओं की तरह पढ़ें, विजेताओं की तरह सोचें। इसका जितने भी लोग आज तक विजेता हुए हैं, सबने यही काम किया है। अपने माइंड में वो अपने आप को विजेता मानते हैं।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों की नौकरी लगेगी एक दिन, ऐसा मेरा मानना है। मेरा ही मानना नहीं है, अगर आप मानेंगे तो आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। यदि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट में बताइए। किसी अन्य विषय पर वीडियो बनवानी है तो कमेंट में बताइए मित्रों। और इन हमारी वीडियोस को आप शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जिन प्रश्नों को हम पूछते हैं उन पर कमेंट डालें ताकि क्लासेस इंटरेक्टिव बन सकें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।